ابتدا रब जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से आज तक तकरीबन 95,000 कश्मीरियों को मारा जा चुका है। जी हाँ नाजरीन, कहीं कोई कयामत बर्पा नहीं हुई। महाराष्ट्र में पिछले चंद दिनों से मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों की इमलाक पर हमला किया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई कयामत बर्पा नहीं हो रही। तरीपुर में 1 महीने से हिंदू कयामत ढाते रहे, मुसलमानों की मसाजिद पर और घरों पर हमले करते रहे, लेकिन कहीं कोई कयामत बर्पा नहीं हुई। जी हां नाजरीन, बात यहां तक पहुंच चुकी है कि हिंदू सोच के हामी लोगों ने अपने ही साबिक वजीर खारजा के घर को जलाकर राख बना दिया है, लेकिन कहीं कोई कयामत बर्पा नहीं हो रही, कहीं हुकूमत की कोई रिट नजर नहीं आ रही। नाजरीन, दूसरी तरफ आपको बताएं कि अब पिछले चंद दिनों में 1540 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो सब्जी लेने घर से निकलता है उसको मार दिया जाता है या फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिछले दिनों 3 कश्मीरियों को मार दिया गया और यह कहा गया कि वो आतंकवाद थे, वो दहशतगर्द थे। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उनमें से एक MBBS डॉक्टर था। आखिर ये हिंदू इंतहा पसंदी कहां रुकेगी? कहां जाके इंसानियत पर यह जुल्म खत्म होगा? कहां जाके इंसानियत के दुखों का दरमा होगा? कहां जाके इंसानियत सूद होगी? कौन है जो इनकी मदद को आएगा? आलमी इस्लाम को, पूरी दुनिया के अमन के दाइयों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि हिंदू इस सोच को दफन कर देना चाहिए। इंसानियत पर बहुत जुल्म हो चुका। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ताहिर इकबाल साहब सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ताहिर इकबाल साहब, मोदी के गुंडों ने साबिक जो मुस्लिम वजीर खारजा सलमान खुर्शीद के घर को राख बना दिया है, कहां जाके ये इंतहा पसंदी खत्म होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो यूनियन मिनिस्टर थे इनके फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स सलमान खुर्शीद साहब, बहुत हम कॉन्डेम करते हैं। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान में लिखने वाले, बोलने वाले, राय देने वाले, तबसरा करने वाले, और पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी पसंद लोग हैं, जो जमहूरियत के ऊपर बोलते हैं और शिद्दत पसंदी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और हदफ तनकीद बनाते हैं, वो सब ये बात कर रहे हैं कि इससे बुरी बात हो नहीं सकती। आप देखें कि सलमान खुर्शीद को हदफ तनकीद क्यों बनाया गया, उनके घर को क्यों मस्मार किया गया, क्यों जला दिया गया। सिर्फ इतनी सी बात थी कि उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम यह था सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये जो दूसरी सतह के ऊपर जो फ्रेज है नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर में हमारी अकवाम के साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने इसमें बात यह की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे सामीन और नाजरीन को समझनी चाहिए कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। आप इन्हें गडमट ना करें, आप इन्हें कंफ्यूज ना करें। हिंदुइज्म जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, वो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। हमारे जो बड़े थे, इस इंडिया को बनाने वाले जो थे, इनको चाहने वाले जो थे, जो गांधी थे, जो नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसके अंदर तमाम कम्युनिटीज के लोग मिलकर रहेंगे। तो ये बात उन्होंने अपनी किताब के अंदर की, एक नेशनल हार्मनी की किताब की। लेकिन एक जुमला लिख दिया, उन्होंने ये लिखा कि जो हिंदुत्व है वो हिंदुइज्म के मानने वाले नहीं है, ये अलग एक कम्युनिटी है। फिर उन्होंने आगे चल के ये लिखा, ये इसी तरह से शिद्दत पसंद है जिस तरह के दाइश है या बोको हरम है। जब ये बात कहनी थी तो कुछ इंतहा पसंद हिंदुओं का जत्था जय श्री राम का नारा लगाते हुए इनके घर पर हमलावर हो जाता है और फिर पुकारते हैं, बुलंद आवाज में पुकारते हैं। अब आप बताइए, सलमान खुर्शीद को ये बात कहते हैं, अब आप बताइए कि ये जो आग लगाई ये बोको हरम ने लगाई, ये दाइश ने लगाई, ये हिंदुत्व के लोगों ने लगाई। तो सलमान खुर्शीद साहब उन्हें जवाब देते हैं। ये मैं जो लोग बात करने वाले हैं, जो ज़हीन लोग हैं, जो राय रखते हैं, मैं उन पर छोड़ता हूं कि वो क्या बात कहते हैं। और हम लोग आज स्टूडियो में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो बोको हरम से भी ज्यादा शिद्दत पसंद हैं, जो दाइश से भी ज्यादा शिद्दत पसंद हैं। और ये लोग यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। और फिर उन्होंने ट्वीट भी किया कि अब ये जो रद्द अमल आया है, आप खुद नतीजा निकाल लीजिए कि ये वाकई दाइश से कम है या उससे भी बढ़कर है। एग्जैक्टली जी, आप कंटिन्यू कीजिए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमें ये बात करनी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है, अफसोसनाक बात है वो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ये नेचुरल आउटफ्लो है
یا انجیکٹ کیا جا رہا ہے. میں ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ کہ دیکھیں کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب ایک سوچ پینیٹریٹ کی جاتی ہے تو کچھ طبقہ جو ہے وہ ریئیکشن بھی دیتا ہے, لیکن آج ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں جو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ریئیکشن دینے والے نہیں ملتے. ایک معمہ ہوتا ہے, ایک حادثہ ہوتا ہے, مسلمانوں پر اٹیک ہوتا ہے, مسلمانوں کو کھمبوں سے باندھ کر جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے مار دیا جاتا ہے, لیکن ان کے پولیٹیشین جو ہیں ایسے لوگوں کو ہار پہناتے ہیں اور گرد و نواح سے آوازیں نہیں آتی. اور جو ان کے اینکرز ہیں اپنے بند کمروں کے اندر ان لوگوں کو جب سپورٹ کریں گے تو آپ دیکھیں اب سوسائٹی کے اندر کون سی ویلیوز کو انجیکٹ کر رہے ہیں. 2017 میں یہ ہوا تھا کہ نیو دہلی کے اندر پورے انڈیا کے مضافات سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ انٹلیکچوئلز تھے جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے تھے, جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے, جو کتابوں کے رائٹرز تھے, یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ ایک بات ڈیبیٹ کرتے ہیں. اور اس محفل کے اندر موہن بھگوت بھی موجود تھا جو کہ آر ایس ایس کا چیف تھا, اور بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس ہندو پولائٹی کے اندر کس طرح سے ہندو سوچ کو پینیٹریٹ کرنا چاہیے. سلمان خورشید صاحب اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ہندو سوچ نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے ہندتوا سوچ. اور یہی ہمارے معاشرے کی ٹریجڈی ہے کہ جب آپ ہندتوا اور ہندوازم کو مکس کر دیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے اس سوسائٹی کے بارے میں. تو پھر یہاں پر پہلو خان جو ہیں انہیں مارا بھی جائے گا, اخلاق احمد کو بھی مارا جائے گا, اور مسلمانوں کا وہ اس طرح سے صاحب یہ بھی فرما دیجئے کیا کچھ ہندو سپورٹ بھی کر رہے ہیں سلمان خورشید صاحب کو, کیونکہ انہوں نے تو ہندو مذہب کی بڑی تعریف کی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو سلمان خورشید ہیں وہ ایک مسلمان ہیں. جس طرح سے ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جب ایک مووی آئی مائی نیم از خان تو شاہ رخ خان کے نام کے ساتھ خان آتا ہے, تو سلمان خورشید جو ہے وہ مسلمان ہے. وہاں پر مسلمانوں کو جب وہ ہندتوا کے خلاف بولتے ہیں تو اسے کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے پاکستانیوں کو گالیاں بھی دینی پڑتی ہیں. تو سلمان خورشید نے جب یہ بات کی تو انہی کی پارٹی کے, کانگریس کی پارٹی کے ایک نمایاں رکن جو کہ مسلمان ہیں, انہوں نے ان پر تنقید کی, کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کو بھی بچانا تھا. کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے ابتدائیے کے اندر آغاز کرتے ہوئے آپ نے مہاراشٹرا کی بات کی, آپ نے بات کی مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, مسلمانوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. جب آپ کی بے بسی جو ہے آپ کے ہونٹوں میں دب کے رہ جاتی ہے, جب آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی بات کے آگے خاردار تاریں کھڑی کر دی جاتی ہیں. یہاں آپ نے گھروں کو جلایا جاتا ہے, میں تشریح کر دوں اس کی. 1990 سے اب تک یہ جو رپورٹ آئی ہے نا, اس کے مطابق 1990 سے اب تک 1,40,300 سم تھنگ گھر اور عمارتیں اس ہندو سوچ نے کشمیر میں جلا دی ہیں. اور ادھر سے کہا جا رہا ہے, دبئی کو کہا جا رہا ہے آ کے آپ یہاں ڈیولپمنٹ کرو اور عمارتیں بناؤ. یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ پوری سوچ کو ہمیں سمجھنے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, مجھے ذرا 3-4 منٹ دیجیے گا. جی یہ پوری سوچ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے تھرو, آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کے سامنے. ہمیں ذرا ماضی میں جانا پڑے گا, ماضی کے دریچوں میں جھانکنا پڑے گا. 1920 میں ایک رائٹر جس کا نام سواکر تھا, وہ ایک کتاب لکھتا ہے جس کتاب کا نام تھا ہندتوا. اس کے بعد, اس کے فوراً بعد 1923 میں بلی رام ہیڈگیوار آر ایس ایس کو بناتا ہے. جو بلی رام ہیڈگیوار ہے, یہ جب جیل میں تھے سواکر, جنہوں نے ہندتوا کتاب لکھی, ان سے ملنے جاتے تھے اور ان سے بات چیت پوچھتے تھے کس طرح سے ہم نے ہندو پولائٹی کو ترتیب دینا ہے. تو وہ اپنی بات کرتے تھے, ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جب ہندوؤں کی بات ہو. ہمارا جو اصل دشمن ہے یہ انگریز سامراج نہیں ہے, یہ کلونیلزم نہیں ہے, یہ کلونیل ماسٹرز نہیں ہے. ہمارے جو اصل دشمن ہیں یہ بیرونی لوگ ہیں. بیرونی لوگ کسے کہتے تھے؟ یہ مسلمانوں کو. اور وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کیا. پہلی دفعہ 1927 میں یہ جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں, یہ ہندتوا سوچ کے ماننے والے جو لوگ ہیں, انہوں نے مساجد کے باہر ڈھول پیٹنا شروع کر دیا. انہوں نے مسلمانوں کے جو ریچولز ہیں, جو سیریمنیز ہیں, ان کے باہر آ کر شور مچانا شروع کر دیا, مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور 1948 میں ایک بڑا دھماکہ کرتے ہیں کہ جب انڈیا کو بنانے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مسلمان بھی رہیں گے, یہاں کرسچنز بھی رہیں گے, یہاں دلتس بھی رہیں گے. تو آر ایس ایس کا ایک نمائندہ جس کا نام نتھورام گوڈسے تھا, وہ گاندھی کو مار دیتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی انڈیا کے اندر آر ایس ایس پر پابندی لگ جاتی ہے. ایک بات یہاں رک کر بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آر ایس ایس ہے یہ بڑی اچھی جماعت ہے. انڈیا میں نے آر ایس ایس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا. طارق اقبال صاحب ہمارے ساتھ اب ہمارے بہت ہی پریسٹیجیس گیسٹ موجود ہیں, میں کوشش کروں گا ان کو بھی. جی ہمارے ساتھ لائن پہ ہمارے مہمان موجود ہیں اس وقت. جی
काशिफ बशीर खान साहब सीनियर तजिया कार हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे, साबिक मुस्लिम वजीर खारजा सलमान खुर्शीद के घर को जलाकर राख बना दिया गया, हिंदू हर जगह मुसलमानों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, मसाजिद को जला रहे हैं, घरों में घुसकर मार रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम जो हैं, ये हम कभी दोस्त हो नहीं सकते हैं, बल्कि मैं इसमें ऐड करूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। सो मेनी रीजंस आर देयर। लेकिन आप ये देखें कि फाशिज्म की इंतहा है वहां पर, और जैसे कि दुनिया में भी हो रहा है जी, और इसी तरह इंडिया कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वर्ल्ड है, जो बड़ी सो कॉल्ड आप बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, वो सब खामोश है। हम अपने तय जितनी कोशिश करते हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट कर रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये वो इनफ नहीं है, और इसका जो मुस्तकबिल करीब में भी कोई हल जो है वो निकलता नजर नहीं आ रहा है। तो ये बशीर साहब, होना क्या चाहिए, हल क्या है, कोई हल बता सकते हैं? देखें जी, इसमें तो आप सबसे बड़ी बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो अमेरिका और एंटी मुस्लिम कंट्रीज की बांदी बन चुका है, उसका रोल हम बार बार कहते कहते हम भी बूढ़े हो गए, आप भी जवान हो गए। लेकिन वो जाहिर है कि वो जो उसका तराजू है वो मुसलमानों के हमेशा से खिलाफ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट जो हमारे साथ हुआ कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो शैटर्ड हो गई। उसमें हर मुल्क की अपनी अपनी जो है लाइन है, और हम सब अकेले अकेले हैं, और हमें मारा भी गया है। तो आप ये देखें ना कि ये जो हेजेमनी की लड़ाई थी यहाँ पर इस हमारे रीजन में जी, उसमें इंडिया को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। एज फार एज द डिफेंस इज कंसर्न, हम उनसे बहुत आगे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, वो कश्मीर वाकई ही जो है वहां पे खून बह रहा है, और हम वहां पे बेबसी हमारी है, और मुस्लिम वर्ल्ड भी खामोश है, और पूरी दुनिया भी खामोश है। तो इसके लिए सफारती देखें, हम एज ए मतलब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम तो सफारती कोशिशें हमारा मुल्क कर सकता है। अदरवाइज तो सर ये फरमा दीजिए काशिफ बशीर खान साहब, ये फरमा दीजिए हमारी बेबसी क्यों है? क्या हम इस काबिल नहीं हैं, या हम फ्रंट फुट पे आ नहीं सकते? देखिए, पास की जो गवर्नमेंट थी, स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब की, उसमें बहुत सी चीजें जो हैं हमने जो है वो सेक्रीफाइस कर दी, पाकिस्तान की गैरत को बेच दिया। कारगिल एक ऐसा, आज भी मैं एक और चैनल पे बात कर रहा था कि कारगिल की जो जंग थी वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि जो कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप माजी में जाएं, ज्यादा पुराना नहीं है, 99 की बात है ना जी, तो हमें वहां पे गैरत बेची गई और सरेंडर करवाया गया। और उस वक्त सरेंडर कराया गया कि जब हम उनके इंडिया के तमाम रास्ते बंद कर चुके थे, और उसको हमने गिरेबान से बल्कि गर्दन से पकड़ा हुआ था, और बहुत बहुत करीब था कि ऑलमोस्ट जो है ना कश्मीर आजादी के करीब पहुंच चुका था। देखें, जंगों से जो कौमें लड़ती हैं या मुल्क लड़ते हैं, वो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। कौमों की जिंदगियों में जंगें भी आती हैं, हार भी आती है, जीत भी आती है। ऐसा नहीं होता है कि हम अमन की ख्वाहिश करें और हमारा जो ओपोनेंट है वो हमें मारे, हमारे मुसलमानों को मारे, कश्मीरी भाइयों को मारे, और हम उनको खामोशी से देखते रहें। तो हम अगर जंगों से अवॉइड करते रहेंगे तो मसला कश्मीर कभी भी नहीं खत्म होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। काशिफ बशीर खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर जंग लड़नी पड़े तो अब लड़ लेनी चाहिए? बिल्कुल लड़ लेनी चाहिए। देखिए, बात सुने, 1960, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाना चाहूंगा। 1962 में जब चाइना ने लद्दाख पर हमला किया था, तो जुल्फकार अली भुट्टो वाज फेडरल मिनिस्टर। रात के 2 बजे बहुत बड़ा अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर, जिसमें आपको याद, अगर आप पढ़े तो आपको ये याद होगा या पढ़ा होगा कि बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई थी इंडिया को चाइना के हाथों। जी, वो हर रोज होती है जी, वो मानते नहीं है। नहीं, वो मैं तो 1962 की बात बता रहा हूँ ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो रात को 2 बजे चाइनीज एम्बेसडर इस्लामाबाद में जुल्फकार अली भुट्टो को सोए हुए को उठाता है, और ही इन्फॉर्म हिम कि जी हमने लद्दाख से चाइना पे हमला कर दिया है। भुट्टो आपको पता है इंटरनेशनल लीडर था, बड़ा जीरक आदमी था जी। वो उस वक्त उठता है और अयूब खान को जगाने के लिए
प्रेसिडेंसी में जो पिंडी में थी उधर चला जाता है। 2 घंटे बाद जब अयूब खान उठता है तो वो भुट्टो साहब उसे कहते हैं, ये तारीख का वाकया बता रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। वो उसे कहता है जी अभी एम्बेसडर ऑफ चाइना आए थे मेरे पास, वो मुझे बता के गए कि जी हमने अटैक कर दिया है जी। तो अयूब खान जो थे अपनी नींद में, उन्होंने कहा सो व्हाट, तो उन्होंने कहा जी ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उनका मतलब था कि हम अगर हमने अटैक कर दिया है, आप कश्मीर में घुसना चाहते हैं घुस जाएं। दैट वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उन्होंने भुट्टो साहब को डांट के वापस भिजवा दिया, जिसको बाद में कुदरतुल्लाह शहाब ने झूठ बोलकर अपनी किताब में शाहबनामा में अपने नाम से कोट किया। मेरा ये भुट्टो साहब के साथ हुआ था। तो मेरे ख्याल में तारीख में ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बहुत काम आती हैं। आप देखें उसके बाद उनका जहां पे बस चला उन्होंने इस पाकिस्तान को काट के रख दिया, ठीक है जी। बलूचिस्तान को वो हमेशा जो है काटना चाहते हैं। कराची का उन्होंने क्या हाल किया इंडिया में। काशिफ बशीर खान साहब हमारे साथ ताहिर इकबाल साहब मौजूद हैं। ताहिर इकबाल साहब आप क्या कहना चाहेंगे, हल क्या है, जंग हो जानी चाहिए? मैं तो कभी भी जंग को सपोर्ट नहीं करूंगा। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट ज़रूर देंगे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब तो जंग जो है ये जो कश्मीरी लोग हैं वो खुद लड़ रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है, हम ये कहते हैं कि जो वहां पर जितनी जंगें हो रही हैं, जो इंडियन फोर्सेस को मारा जा रहा है, ये वहां पर जो नेटिव लोग हैं, ये इंडिजिनस वॉर है उनकी। हम उन्हें मॉरल सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें मॉरली उनके साथ हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, OIC के ऊपर, हम UN में जाकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इमरान खान जो हैं, ये पिछले 2 दफा जब ये गए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर और बबांगे दोहर ये बात की है कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। डिप्लोमेटिकली हम इस चीज को उठाते रहेंगे और वाशिंगटन पोस्ट के अंदर आर्टिकल्स लिखे गए, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आर्टिकल लिखे गए। लेकिन बात यह है कि अगर ये कश्मीरी जो लोग हैं, कश्मीरी अवाम जो है, उनकी आवाज दबाते रहेंगे तो वहां पर बेशुमार वानीज पैदा होते रहेंगे, वहां पर बेशुमार मुदस्सर पारेस पैदा होते रहेंगे। जब ये इन लोगों को, इन बच्चों को शहीद करते हैं तब उनके घरों में जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टर जब इनके घर में जाती है तो उनके बाप से पूछती है आज आपका बच्चा शहीद हुआ है तो आपकी क्या राय है। तो वानी का बाप कहता है कि मैं कहता हूं इस जैसे मेरे 50 बेटे भी होंगे वो भी सरजमीन के लिए कुर्बान कर दूंगा और मैं ये चाहता हूं कि ये इंडियन डोमिनेंस खत्म होनी चाहिए। हम इस मौक़िफ़ की सपोर्ट करते हैं। ये मौक़िफ़ जो कि अब सिख कम्युनिटी जो है, आप देखिए कोई एक रेफरेंडम कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर जो डियास्पोरा है इनका, जो सिख बेदखल हुए, जो बाहर रहते हैं, वो फेज वाइज अब रेफरेंडम दे रहे हैं और रेफरेंडम लड़ेंगे नहीं वो, और इसी रेफरेंडम के रिजल्ट 6 महीने के बाद मुरतब होंगे। फिर वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर लेके जाएंगे कि ये हम सब लोगों का मौक़िफ़ है। हम 2, 4, 5, 10 लोग नहीं हैं, हम लाखों में लोग हैं, हम करोड़ों में हैं। तो आप हमारे मौक़िफ़ को सुनिए। और ये हमारा मौक़िफ़ है कि जो इंडियंस हैं, जो इंडियन हैं, उन्होंने 1984 में हमारे साथ किया, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमारे साथ किया, हमारे गुरुद्वारों के ऊपर अटैक किया गया। और एक बड़ी अजीबोगरीब बात मैं आप लोगों के सामने रखूं कि इंडिया के अंदर एक कॉलोनी है जिसका नाम विडो कॉलोनी है, जहां सिर्फ सिख लोग हैं, उनकी बेवा औरतें वहां पे रहती हैं। ये वो बेवा औरतें हैं जिनके हस्बैंड जो थे इंडियन ब्रूटल फोर्सेस ने मार गिराए। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो अंदर से ही एक तहरीक उठेगी, एक मूवमेंट उठेगी, एक रेजिस्टेंस उठेगी और लोग जो हैं, जो नेटिव लोग हैं, वो इन लोगों के खिलाफ खड़े होंगे और बातचीत करेंगे और इन लोगों को टफ टाइम देंगे। ताहिर इकबाल साहब, इसी जगह से इंशाल्लाह बात को दोबारा शुरू करेंगे। बशीर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ताहिर इकबाल साहब और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बशीर खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। काशिफ बशीर खान साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि एक तो ये आइडियालॉजी है कि हम चढ़ दौड़ें, हमारा दिफाई निज़ाम बड़ा मजबूत है, हम भारत की ऐसी की तैसी फेर दें, जंग लड़ लें। दूसरी आइडियालॉजी ये है कि हम एक सफारती जंग लड़ें और एक खास तरीके से, जिस तरह हम हमेशा से करते आ रहे हैं, किसी तरीके से कश्मीर को सफारती जंग के जरिए जीत लें। आप क्या समझते हैं, सफारती जंग भी कारगर साबित हो सकती है? देखिए, जो आपने पहले वाली ऑप्शन दी उसके लिए हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त हम जो मुकाबला कर रहे हैं इंडिया के साथ, वो उसमें सिर्फ हम इंडिया से मुकाबला नहीं कर रहे, ये एक वर्ल्ड की बहुत डेंजरस किस्म की जो ट्राइका है उसका हम फेस कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, इसराइल और अमेरिका है। ठीक है जी। ये एक ऐसी ट्राइका है कि जो हमारे
सलामती के दर पे है, बहुत अरसे से है जी जी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जो आपने ऑप्शन दी उसमें ये है कि हम इस वक्त इसलिए कामयाब नहीं हो सकते हैं कि हमारी सोलो आवाज है रिगार्डिंग कश्मीर। मुस्लिम उम्मा जिसे आप कहते हैं उसके आज हिस्से बकरे हो चुके, और आज हमें नुकसान क्यों हो रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा फेल हो चुका मिजरेबली। आप पैलेस्टाइन को देखें, आप कश्मीर को देखें, उसके बाद आपने माजी में देखा जहां जहां पे मुसलमान रियासतों में हुआ जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। वहां पे उनकी खामोशी जो है वो निहायत शर्मनाक है। वेयरएज़ वहां पे पाकिस्तान में अगर रेवल डेविस जो है जो वो अभी हमारे शहरियों को मारता है तो उसको वो बिल्कुल एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं, हम उसको खुद दे देते हैं जी। तो ये जो आपका दोहरे मेयार है पूरी दुनिया में, तो वो उस तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है बहुत मुश्किल है हालात। ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि आप डिप्लोमेसी की जो बात करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में आप जितनी मर्जी अच्छी डिप्लोमेसी में हमारे हक में फैसला नहीं आएगा। 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा में ये पड़ा हुआ है सारा कुछ जो भी कश्मीर के ऊपर है। और मेरे ख्याल में मुझे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने बताया था और मुशर्रफ साहब ने भी बताया था कि ऑलमोस्ट वो एक सोल्यूशन के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ से मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी खत्म करवा दी गई और सारा मामला वैसे का वैसा रह गया। और मैं समझता हूँ कि कश्मीरी भी जो जितना मैंने उनको स्टडी किया, जितना मैं उनके मिला, आल्दो के वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगाते हैं लेकिन वो भी इंडिपेंडेंस चाहते हैं और वो उनका राइट भी है। और इस मेरे में ये जो ऑप्शन है ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि कश्मीरियों को जो है उनकी आज़ादी जो है वो मिल जाए और वो अपनी लाइफ जो है इजी कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखें कि अभी हालात बहुत जो है खराब हो चुके हैं। कश्मीर की डेमोग्राफी जो है वो चेंज होने जा रही है, बल्कि शुरू हो चुकी है, जैसे कभी पैलेस्टाइन में हुआ था। इस वक्त उन्होंने जो अपने आर्टिकल 375 व्हाटएवर इट वाज, उसके बाद उन्होंने उसकी डेमोग्राफी जो है ना चेंज करनी शुरू कर दी है। अब इंडियंस को वहां पे प्रॉपर्टीज लेके दे रहे हैं, ठीक है जी, और इंडियंस की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ये तो पाइल अप हो गया सारा कुछ। तो हमने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जो है लूज की। काशिम बशीर खान साहब ये फरमा दीजिए, जिस तरह से कि खास रेफरेंडम करवा रहे हैं, 6 महीने बाद रिजल्ट्स आएंगे, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मुकदमा पुट करेंगे, कुछ इस तरह का कोई सोल्यूशन हो सकता है? देखें कश्मीरियों के साथ मैं बहुत देर से ऑन बोर्ड हूँ। ये तो आपको पता है कि 2020 के शुरू में उन्होंने रेफरेंडम करवाना था तो कोरोना की वजह से लेट हो गया। लेकिन आप रेफरेंडम करवाएंगे वो, उसके बाद वो आप देखें ना कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में एक अपील करेंगे, वट एवर दे आर गोइंग टू सू ओवर देयर, या अपील करेंगे, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है उनका। लेकिन आज आप मेरी बात लिखवा लीजिए कि कश्मीर सिखों को भी आज़ादी मुसल्लह जद्दोजहद के बाद ही मिलेगी जी, ऐसे नहीं मिलेगी आपको कभी। ये आपकी जो रेफरेंडम है और ये इस किस्म के जो सारे अमल हैं, उसके बाद आपको अक़वाम मुत्तहिदा इनको आज़ादी नहीं देगा। आपका मौक़िफ़ तगड़ा है कि जब तक मुसल्लह जिद्दोजहद नहीं होगी आज़ादी नहीं मिल सकती। अच्छा, अभी वो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, मतलब निहायत रिस्पेक्ट के साथ जो वो बातें कर रहे हैं वो सब पास में हम कर चुके हैं, वो सारे अमल से हम गुजर चुके हैं। अच्छा किया, बुरा किया, हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लूज की, हमने कश्मीरियों को अकेला छोड़ा। जी, तारिक इकबाल साहब से मौक़िफ़ ले लेते हैं। तारिक इकबाल साहब फरमाएं जी। पहली बात तो ये है कि मकबूजा कश्मीर, जिसे हम इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, उसके अंदर दो तरह के तबकात हैं। एक तो तबका वो है जो चाहता है कि भारतीय तसल्लुत से, इस कॉलोनियलिज्म से, भारत के कॉलोनियलिज्म से आज़ादी मिल जाए। दूसरा तबका वो है जो कि पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है। ये बड़ी तादाद में लोग हैं। वो लोग जो कि अपने शोहदा जो हैं, अपने बच्चे जो हैं, उनके लाशें पाकिस्तान के परचम में लपेटते हैं। वो लोग जो कि इन मैयतों के ऊपर, इन शोहदा के ऊपर जब ये नारे लगाते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। हमें इनके मौक़िफ़ को भी सुनना पड़ेगा। हमें इनकी तरफ भी परसेंटेज बता सकते हैं? सर, इस चीज के ऊपर कोई रेफरेंडम नहीं हुआ, ना तो इंडिया आजाद जो मुबस्सरीन हैं उन्हें इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जाने देगा, ना अभी तक वो गए हैं। पाकिस्तान कई दफा ये मौक़िफ़ पेश कर चुका है कि हम आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम आजाद मुबस्सरीन को लेकर गए हैं, हम जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं इनको लेकर गए हैं, हम उनके साथ ये सारी चीजें रखते हैं कि आप लोगों के साथ बातचीत करें, आप लोगों से मिलें। जो लोग ये मौक़िफ़ रखते हैं वो आप लोग अपनी अपनी अखबारात के अंदर जाके इसे पब्लिश करें, इसे डिसमिनेट करें। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि इन लोगों को जरा
آپ بارڈر کی دوسری طرف جو ایل او سی کی دوسری جانب بھی جانے کی اجازت دیجئے, ورکنگ بارڈر کی دوسری جانب جانے کی اجازت دیجئے. تو میرا موقف یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی ہے. سید علی گیلانی جو ہے جب یہ وفات پاتے ہیں تو رات کے 3 بجے ان کی باڈی جب دی جاتی ہے اور ہر طرف ناکے لگا دیے جاتے ہیں, کیونکہ یہ نعرہ محمد سید علی گیلانی نے لگایا تھا کہ میں پاکستانی ہوں, پاکستان ہمارا ہے. تو ان کی باڈی کو بھی پاکستان کے پرچم میں لپیٹا جاتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ اور آخری بات اس آپ کے سوال کے اوپر, کہ جو لوگ وہاں پر شہید ہوتے ہیں, اب انڈین فورسز جو ہیں ان لوگوں کو ایک جو نماز جنازہ ہے اس میں زیادہ لوگ نہیں آنے دیتے. سید علی گیلانی کی آپ ایگزامپل لے لیں, ان کے گھر والے کچھ 4-5 لوگوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا. ٹھیک ہے, اب وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جب شہداء وہاں پر شہید ہوتے ہیں, ان کا جنازہ ہوتا ہے, تو وہ ایک پرو پاکستانی موومنٹ بن جاتی ہے. وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے وہاں پر نعرے بلند کیے جاتے ہیں, جذبات بلند کیے جاتے ہیں. تو وہ جو شعلہ بیانی کی جاتی ہے, پاکستان کے حق میں باتیں کی جاتی ہیں, پاکستان کے پرچم جو ہے ان کی قبروں پر وہ لگائے جاتے ہیں, تو وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے پرو پاکستانی موقف سے بہت اچھا موقع پیش کیا. کاشف صاحب آپ فرما دیجئے, کوئی پرسنٹیج بتا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جو ایز فار ایز آئی دو, مطلب دیکھیں جو پہلی بات انہوں نے کی کہ جو تسلط ہے انڈینز کا, اس پہ تو جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے تمام باشندے ریاست کے وہ اس کے اوپر متفق ہے کہ اس کا تسلط سے جان چھڑانی چاہیے. لیکن جو پاکستان کے ساتھ ملنے کی بات ہے تو اس میں بہت کم ریشو ہے جو پاکستان کو زندہ باد تو ضرور کہتی ہے, میں بار بار کہوں گا, لیکن وہ آزادی چاہتے ہیں, وہ جنگ آزادی کی لڑ رہے ہیں اپنی, وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی جو ہے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, اور آزادی ان کا حق ہے. لیکن میں پھر بار بار آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اگر یوگوسلاویا میں دیکھ لیں, بوسنیا میں دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے جی, چچنیا میں دیکھ لیجئے, کشمیر میں دیکھ لیجئے, پیلسٹائن میں دیکھ لیجئے, اور اس کے بعد پھر قتل عام پہ آ جائیے جو امریکہ کرتا رہا مسلمانوں کا, چاہے بھلے وہ عراق ہے, یمن ہے, لیبیا ہے, اور جہاں جہاں پہ انہوں نے کیا. لیکن ان ساروں کے اوپر ایک ایسی اقوام متحدہ کی تنظیم جسے میں کہوں گا ڈیفنکٹ ہے, وہ اس وقت ٹوٹل فیل ہو چکی ہے. اگر ہم امید رکھیں کہ اقوام متحدہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کروائے گا, 1948 سے اب تک آپ دیکھ لیجئے 73 سال ہو گئے, 73 years have gone by. میں کہتا ہوں کہ 1 انچ کے 100ویں حصے کی پیش قدمی نہیں ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی یا تو کشمیری خود لیں گے, اور اگر پاکستان جیسے کارگل میں آیا تھا, آپ یہ بات مانیں کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے اس ملک و قوم کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑی غداری کی تھی جب سرنڈر کیا تھا اس وقت میں, کہ جب ہم آلموسٹ کشمیر لے چکے تھے, کشمیر کا راستہ انڈیا کا بند کر چکے تھے. جنگیں میں بار بار کہوں گا, میں لکھتا بھی آیا ہوں, قوموں کی سروائیول کے لیے جنگیں ناگزیر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کاشف بشیر خان صاحب, یہ فرما دیجئے پاکستان کا جو انداز ہے جب ہندوؤں کے کسی مندر پر یہاں حملہ ہوتا ہے, جس طرح 1 سال پہلے کے پی کے میں کارک پہ ایک مندر میں حملہ ہوا اور 350 لوگوں کو ہماری ریاست میں نے گرفتار کیا, پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور اسپیشل کہا گیا کہ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے, ریہیبلیٹیشن کی جائے اس کی. پاکستان کا کردار کتنا خوبصورت ہے کمپیریٹیولی ٹو انڈیا؟ دیکھیں ہم وہ بات کرتے تھے سیکولرزم کی, جی ہم سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے, لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ اکارڈنگ ٹو ٹیچنگز آف اسلام ہے. جی سیکولرزم جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے, اس کی بھی ڈیفائن کرنے کے لیے کسی دن آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوا اس پہ بھی بات کریں گے. تو لیکن اس وقت جو گنونا کردار ہے انڈیا کا, وہ تو دیکھیں ایکسپوز ہو چکے تھے, اسٹینڈنگ نو ویئر. ان کی گورنمنٹ جو دیکھیں نا, جو آپ سب سے بڑی ڈیموکریسی اسے کہتے تھے, وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے بتاتے تھے ہم سیکولر ہیں. کہاں پہ سیکولرزم ہے؟ دیکھیں وہاں پہ تو ہر قسم کا جو ہے ظلم و تشدد ہر کمیونٹی کے اوپر ہو رہا ہے. تو اس تناظر میں ہمیں اپنے آپ کو میچ نہیں کرنا چاہیے, کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. ہمارے جو یہاں پہ رویے ہیں وہ بہت بہتر ہیں مائنورٹی سے. لیکن میں اس سے بھی ایک بات اور لکھتا بھی ہوں, کہتا بھی ہوں کہ جب ہم پاکستانیوں کو مائنورٹی کہتے ہیں تو ہم انہیں اپنے سے علیحدہ کر دیتے ہیں. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو ہمارا رویے ہیں
وہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں. ایز کمپیئر بہت ٹو شکریہ انڈیا. کاشف بشیر خان صاحب. طاہر اقبال صاحب کیا موقف لیں گے اس حوالے سے؟ پاکستان کے کردار کو کس طرح سراہیں گے آپ طاہر صاحب؟ یہ آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو کمپیریزن ڈرا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ آج سے 1 سال پہلے خیبر پختونخوا کے ایک علاقے کاڑک میں جب ہندوؤں کے مندر پر اٹیک ہوتا ہے، حکومت پاکستان حرکت میں آتی ہے اور 350 لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے، انہیں سزا دی جاتی ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں آتی ہے اور وہ حکم دیتی ہے کہ اس مندر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. یہاں رک کر ایک بات، جب اس کی تعمیر کی باتیں ہوتی ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر اپریسیشن ہوتی ہے، سب لوگ تعریف کرتے ہیں. یہ جو ایلیمنٹ ہے، یہ اس سوچ کے اندر، ہندوتوا سوچ کے اندر یہ چیز ایبسنٹ ہے. دوسری بات، گھوٹکی میں آج سے 4 سال پہلے ایک اٹیک ہوا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں. 4 سال پہلے ایک اٹیک ہوا تھا، اب 1 سال پہلے اٹیک ہوا. یہ 5-6 سالوں کے اوپر 2 اٹیک کیا سب نے. خوبصورت بات. ایک چھوٹی سی بات کہ جب گھوٹکی میں ایک مندر کے اندر اٹیک ہوتا ہے تو گرد و نواح کے جو مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ جا کر اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اگلی 2 راتیں پوری مندر کے اندر گزارتے ہیں ان ہندوؤں کے ساتھ کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جو آئے گا سب سے پہلے ہم پر وار کرے گا، ہم دیکھتے ہیں کون وار کرتا ہے. یہ چیز ہندو سوسائٹی کے اندر، ہندو سوسائٹی سوری نہیں کہنا چاہیے، ہندوتوا سوسائٹی کے اندر یہ چیز مسنگ ہے. اور اگر اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو دنیا کے اندر ان کا یہ گھناؤنا چہرہ جو ہے وہ اس طرح سے سامنے نہ آئے. تو یہ ایک جو ہیٹریڈ کا ایلیمنٹ ہے جس طرح سے پینیٹریٹ کر چکا ہے ہندو سوسائٹی کے اندر، ہندوتوا سوچ کے اندر. اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت ڈیبیٹ ہماری ٹرن کرنے جا رہی ہے کہ ہم نے یہ فرق کرنا ہے ہندو اور ہندوتوا سوچ کے حامی کے دوران. اور ہم نے ایک بات کہنی یہاں پر، ہمیں ہندوؤں سے پیار ہے، ہمیں ہندوؤں سے کوئی نفرت نہیں ہے. ہندو ہمارے ساتھ سندھ کے اندر رہتے ہیں، بہت بڑی کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں. پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں رانا بھگوان داس ایک ہندو تھے. ہماری کرکٹ کے اندر ہندوز آ چکے ہیں، ہماری مختلف کمیونٹیز کے اندر ہندوز جو ہیں بڑے اہم عہدوں پہ آ چکے ہیں. ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. جو ہندو انڈیا کے اندر رہتے ہیں ان سے بھی ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں سے گلہ ہے جو مسلمانوں کو باندھ کر کھمبوں سے مارتے ہیں، جو جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں، جو بابری مسجد کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. ابھی ایک بات تشنا رہ جائے گی جو میں کرنا چاہوں گا کہ جب بابری مسجد پر اٹیک ہوتا ہے، جے شری رام کا نعرہ سب سے پہلے تب لگتا ہے. ایل کے اڈوانی جو تھے بی جے پی کو لیڈ کر رہے تھے، یہ وہی بی جے پی ہے جو اپنی سوچ جو ہے، اپنی فکر جو ہے آر ایس ایس سے لیتی ہے. اور یہ وہی آر ایس ایس ہے جس نے جب انڈیا معرض وجود میں آیا تھا انڈیا کے ترنگے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، انڈین کانسٹیٹیوشن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور آر ایس ایس پر پابندی لگ چکی تھی. اور جو مودی ہے وہ خود آر ایس ایس کے کیمپس کے اندر ٹریننگ حاصل کرتا رہا ہے. تو اس کی سوچ اس طرح سے ہوگی. اب بات یہ ہے ایودھیا کے اوپر بات ہماری جس سے آغاز ہوا کہ سلمان خورشید نے ایودھیا کا کیس ڈسکس کیا اپنی کتاب کے اندر اور یہ سارا قصہ بڑھا. اور بات میری یہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر کچھ مکین رہتے ہیں، کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں، اس گھر کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو زد و کوب کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو مار دیتے ہیں. وہاں پہ جو عدالت ہے جس کا کام انصاف پرووائڈ کرنا ہے وہ کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے اور وہ فیصلہ یہ دیتی ہے کہ جو اٹیکرز تھے، جو مارنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے ٹھیک مارا ہے آپ کو. ان کا موقف یہ تھا کہ اس گھر کے اوپر ان کا گھر تعمیر کیا جائے، تو ہم اس چیز کو موقف کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کی سپریم کورٹ نے موقف دیا 2019 9 نومبر کو. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی عدالتیں آپ کے ساتھ مل جائیں، جب آپ کے پولیس والے آپ کے ساتھ مل جائیں، جب آپ کی سٹیٹ آپ کے ساتھ مل جائے، اور اس کو کمپیریزن کیجئے کہ جس طرح کا سوال آپ نے کیا، اور میں خراج تحسین اگین پیش کرتا ہوں آپ کو کہ جی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ حکم دے رہی ہے کہ ان کے جو مندر ہیں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ریکنسٹرکٹ کیجئے، اور جو شر پسند ہیں، جو شدت پسند ہیں، انہیں معاشرے کے لیے مثال بنا دی جائے. وقت کم ہے، کاشف بشیر خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. کاشف بشیر خان صاحب، 9 نومبر 2019 کو ایک واقعہ ہوا ان کی سپریم کورٹ کا، پھر ابھی 9 نومبر 2021 کو ایک واقعہ ہوا بنارس یونیورسٹی میں علامہ اقبال کی تصویر بیک ڈراپ پہ لگانے کی وجہ سے وہاں کے طالب علم بھپر گئے اور وہاں بڑا تشدد شروع ہو گیا. پولیس کو وہاں بلانا پڑا، وہاں میڈیا کو بلانا پڑا اور بہت کشیدہ صورتحال ہو گئی تھی. تو یہ جو انتہا پسند سوچ ہے اس کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہم کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
काशिफ बशीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी तारिक इकबाल साहब, आप फरमा दीजिए किस तरह इस सेटअप, इस सोच को खत्म किया जा सकता है? मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया जो है वो आवाज बुलंद कर सकता है, वो माशरे के जो बदनुमा दाग हैं उन्हें हाईलाइट कर सकता है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि ये चीज इस अंदाज में पेश की जा रही है, ये कुछ शरपसंद हैं, ये इस अंदाज में मसाजिद पर अटैक कर रहे हैं, ये मुसलमानों की इमलाक पर हमला कर रहे हैं, ये मुसलमानों को जदोकोब कर रहे हैं, ये मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। लेकिन जब मीडिया साथ मिल जाए, एक छोटी सी बात कि आज से कुछ अरसा पहले, लगभग 1 माह पहले, आसाम के अंदर जब वो जाते हैं, मुसलमानों पर अटैक करती है, उनकी पुलिस फोर्स अटैक करती है, एक आदमी कैमरा पकड़ा हुआ है और वो कैमरे से वो शूट कर रहा है और साथ ही साथ जब मुसलमान नीचे गिरते हैं तो अपना कैमरा फेंकता है और मुसलमानों के ऊपर हमला कर देता है, उन्हें घूंसे मारता है, मुक्के मारता है, लातें मारता है। तो ये देखें, जब जो मीडिया है जिसका रोल बड़ा वो गैर जानिबदार होना चाहिए, उसे एक ऑब्जेक्टिव पिक्चर पेश करनी चाहिए, वहां के लोग ऐसा करेंगे। और मैंने जब देखा मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, बड़ा मजे का खेज ये सीन लगा कि देखें, आप तो अपनी फिल्म कलम बंद कर रहे हैं, आप इसको कैमरे की आंख में महफूज कर रहे हैं, आपने कैमरा फेंका, ना आओ देखा ना ताओ देखा, आपने मुसलमानों पर हमला कर दिया। मतलब मेरी बात का ये है कि जब लोग लिखने वाले, कलम उठाने वाले, बात करने वाले, बात बुलंद, अपनी आवाज बुलंद करने वाले, जब अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज को खत्म कर देंगे तो फिर इस तरह की सोच पेनिट्रेट करेगी। जब हमारे इधर अटैक होता है पाकिस्तान के अंदर, वो कहते हैं जी हमने बालाकोट पे जाकर अटैक किया, हमने इस चीज को रजिस्टर किया अपना प्रोटेस्ट कि आपने हमारा एक कौवा मार गिराया, इकोसिस्टम आपने हमारा खराब किया, 2 दरख्त आपने खराब कर दिए हमारे। तो उनके मीडिया के अंदर जब ये वावेला हुआ कि हमने इतने पाकिस्तानी मार दिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उनके लोग ये सवाल नहीं करते कि भाई आप वो तस्वीर दिखाएं, आप वो इमेजेस दिखाएं। पूरी दुनिया के वो लोग जो कि इमेजरी के ऊपर काम करते हैं, वो इदारे जो इमेजरी के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने कहा सैटेलाइट इमेजेस को लेकर, यहां हमने कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी जो मस्मार हुई हो, यहां 2 दरख्त गिरे थे, हो सकता है कुछ परिंदे, कुछ जानवर भी मरे हों। तो लेकिन उनका जो लोग हैं वो इस पूरे अल्ट्रा सेंटिमेंटलिज्म की आड़ में मोदी को दोबारा जितवाते हैं कि ये वही बंदा है जो एंटी पाकिस्तान रेटोरिक को, नजरिए को लेकर चलता है, हम इनके साथ होंगे। अफसोस की बात यह है, जिस तरह अभी हम मुआजना कर रहे थे कि पाकिस्तान में जब कोई ऐसा इक्का दुक्का वाकयात होते हैं तो मुआशरे का एक बड़ा तबका जो है वो जालिमों का साथ नहीं देता, वो मजलूमों के साथ खड़ा होता है, वो इन मिनॉरिटीज के साथ खड़ा होता है। अफसोस की बात है कि भारत के अंदर इस तरह का जो तबका है वो मफकूद है, वो नहीं मौजूद कि वो ये सवाल कर सके। अगर वो सवाल करते भी हैं तो उन्हें गद्दार कहा जाता है। एक बात इंपॉर्टेंट कि जो लोग वहां पर सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, उन्हें वहां पर गद्दार कहा जाता है, उन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है। मुसलमान जो हैं उन्हें वहां जहादी कहा जाता है, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है। ये लोग जाएं भी तो किधर जाएं, ये लोग बड़ी कम्युनिटी के अंदर, बड़ी तादाद के अंदर भारत के अंदर मुकीम है, अब इतने साल हो चुके हैं, 70-72 साल हो चुके हैं, इन्हें अपना शहरी क्यों तस्लीम नहीं करते। और आखिरी बात मेरी, कायद आजम ने जब पाकिस्तान बना था तो हमने 2 कौमी नजरिया अपनी कौम के सामने रखा, 2 कौमें हैं। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो नारा क्या लगाया, अपना मुवक्कफ क्या पेश किया, अपना बयानिया क्या पेश किया, यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स। ये पाकिस्तानियों को कहा था, ये पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें कहा था आपको इजाजत है, आप अपने अपने मंदिरों में जा सकते हैं, आपको इजाजत है, आप अपने अपने गुरुद्वारों में जा सकते हैं, आपको कोई रुकावट नहीं होगी, कोई बंदिश नहीं होगी। ये है असल पाकिस्तान। वो इंडिया के अंदर आप देख लें मुसलमानों की मसाजिद, एक एग्जाम्पल मुझे कोई बता दे, एक एग्जाम्पल के मस्जिद को मसमार किया हो और इंडियन स्टेट के अंदर जो उनके इदारे हैं उन्होंने लोगों को गिरफ्तार कर सजाएं दी हो, और दूसरी बात कि वहां पर दोबारा मस्जिद रिकंस्ट्रक्ट करने की इजाजत दी हो। बहुत शुक्रिया तारिक इकबाल साहब, आपने बड़ा जबरदस्त कंपैरिजन पेश किया। नाजरीन, अब कश्मीरियों ने खुद फैसला करना है, हिंदुओं ने खुद फैसला करना है, सिखों ने खुद फैसला करना है, क्या हमें इंसानियत को तरवीज देना है या फिर मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे को मारते रहना है या फिर इलाकाई बुनियादों पर कत्लेआम जारी रहना है। फैसला आप अवाम पे छोड़ते हैं। इजाजत दीजिए, हाजिर होंगे एक नए शो के साथ।